भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में एनडीए की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की साझेदारी की घोषणा के दूसरे दिन आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पारस के पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था। लोकसभा चुनाव में एनडीए से एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज पशुपति पारस पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर बुधवार को बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वैसे पारस को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने एनडीए पर उनकी पार्टी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सूत्र बताते हैं कि पारस गुट आरजेडी के संपर्क में है। पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। आरएलजेपी ने महागठबंधन में समस्तीपुर और नवादा की सीट भी मांगी है, ऐसी चर्चा है। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पार्टी नेताओं के साथ बुधवार को पारस बैठक कर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। पशुपति पारस अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाएंगे, ये तो वे ही तय करेंगे। पर बीजेपी और जेडीयू ने बेहद सधा हुआ बयान दिया है और पारस को लेकर सम्मान की बात कही गई है। माननीय पशुपति बाबू को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में लंबे समय तक अवसर मिला है। उनका सम्मान बरकरार है, आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। यह उनकी पार्टी का फैसला है, उनका फैसला है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया, तो हम समझते हैं कि उस सम्मान का राजनीतिक कर्ज के रूप में निश्चित रूप पारस जी को उस कर्ज की अदायगी करना चाहिए, जिसकी अपेक्षा बिहार की जनता भी करती है। वहीं पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए जाने पर महागठबंधन के नेता तंज कस रहे हैं। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पारस के साथ अन्याय हुआ, उनकी बेइज्जती की गई। लोक जनशक्ति पार्टी को 2 टुकड़ों में तब्दील कर करके इनको सटाई थी, भाजपा मंत्री ही बनाई थी, लेकिन अल्टीमेटली इनको परिणाम बुरा मिला। हरि कीर्तन करते रहे प्रधानमंत्री जी का, फिर भी इनको प्रधानमंत्री ने तवज्जो नहीं दिया। आरएलजेपी के नेता श्री पशुपति कुमार पारस जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। इसकी सब अपेक्षा कर ही रहे थे। जब इतनी बेइज्जती हो गई, अब त्यागपत्र अगर ना देते तो कब देते। लेकिन उनको तो बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन उनकी स्थिति उस कबूतर की तरह थी जो कि सामने में अजगर को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। चर्चा तेज है कि क्या हाजीपुर सीट पर वाकई चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच चुनावी जंग होने जा रहा है। सवाल कई हैं, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस के अगले कदम पर टिका है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद पशुपति पारस पटना पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और अपने आवास के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने आज ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पशुपति पारस की ये गाड़ी है जिसमें वो मौजूद है। पटना पहुंच चुके हैं पशुपति कुमार पारस और आज ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई है, व्यक्तिगत तौर पर भी उनके साथ नाइंसाफी की गई है। वहीं एनडीए में पशुपति पारस को नजरअंदाज कर दिए जाने से पारस ने नाराज होकर भले ही मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है,
और अब आगे की रणनीति बनाने के लिए पटना भी पहुंच चुके हैं। लेकिन एनडीए में एक सीट पाकर भी पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी बहुत खुश हैं और इसके लिए पीएम मोदी का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। वहीं पशुपति पारस की नाराजगी और कैबिनेट से इस्तीफे के सवाल पर मांझी ने कह दिया है कि पशुपति पारस 2 साल से कह रहे थे कि वो एनडीए के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन कैबिनेट से इस्तीफा देकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एनडीए के सच्चे सिपाही नहीं थे। वो 2 तरह की बात बोल रहे थे। पहले तो वो बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही है, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं हैं। अगर होते तो ऐसा नहीं करते, तो इसलिए ये उनकी बात है, उस पर हम यही कह करके और कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। और एनडीए में एक सीट मिलने से नाराज बताए जा रहे उपेंद्र कुशवाहा अब मान गए हैं। दिल्ली में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कुशवाहा के घर जाकर उनसे मुलाकात की है और मुलाकात में बात भी बन गई। समझौता हुआ है कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ बिहार विधान परिषद में खाली एक सीट पर भी कुशवाहा की पार्टी यानी कि आरएलएम के एमएलसी भी चुने जाएंगे। और इतना ही नहीं, कुशवाहा के विधान पार्षद को नीतीश मंत्रिमंडल में भी तरजीह दी जाएगी, उन्हें भी जगह दी जाएगी। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद बाहर निकले उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सवालों पर बस इतना ही कहा कि वो कभी नाराज थे ही नहीं। सर नाराज है एक सीट पर, 2 सीट की मांग थी। नाराज कभी हम नहीं रहे सर, 1 सीट से खुश हैं। अरे भैया हम नाराज कब थे कि जबरदस्ती। विनोद तावड़े जी से आपकी मुलाकात हुई सर? विनोद तावड़े जी से मुलाकात हुई। और बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है, लेकिन अभी भी इंडिया अलायंस में पेच फंसा हुआ है। बिहार की 40 सीटों का मुद्दा पटना से दिल्ली तक शिफ्ट हो चुका है। सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में चर्चा लगातार जारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में सीटों की घोषणा हो जाएगी। आरजेडी कांग्रेस में सीटों को लेकर फाइनल चर्चा हो रही है। कांग्रेस आला कमान ने आरजेडी को सूची भी भेज दी है, जिसमें औरंगाबाद, पटना साहिब, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, वाल्मीकि नगर, सासाराम, पश्चिम चंपारण, नवादा, पूर्णिया सीट पर आरजेडी को फैसला करना है। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी सीट पर भी चर्चा लगातार जारी है। और इधर लोकसभा चुनाव शुरू होते ही नेताओं का पारा बदलने का दौर भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब पूर्व सांसद और जेडीयू नेता अली असगर फातमी की तरफ से भी पार्टी से इस्तीफा दिए जाने की खबर है। माना जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव से टिकट चाह रहे थे, लेकिन जेडीयू से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिससे नाराज होकर फातमी ने जेडीयू को बाय बाय कर दिया है और त्याग पत्र की वजह उन्होंने पिछले दिनों महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने के नीतीश के फैसले को बताया। अब माना जा रहा है कि अली अशरफ फातमी 5 साल बाद फिर आरजेडी में घर वापसी करेंगे। उन्होंने राजनीति में अगला ठिकाने के सवाल पर कहा कि वे पहले भी लालू प्रसाद के साथ काम किए हैं और अब भी उन्हें उनके साथ ही काम करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ख्वाहिश भी जाहिर किया था, मुख्यमंत्री जी से कहा भी था कि मैं दरभंगा से उस जमाने में या मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। और पहले तो उन्होंने कहा कि वहां कहाँ जाइएगा, आप राज्यसभा चले जाइएगा। तो पॉलिटिकल फ्यूचर भी बहुत अच्छा नजर नहीं आया। तो अगले ठिकाना बताया जा रहा है आपका कि आरजेडी है, जो इसके पुराने आपके घर पहले आप वहां पे रह चुके हैं, तो क्या घर वापसी संभव है? देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तो मैं बहुत लंबे अरसे तक काम किया और उनके साथ, उनके पार्टी के साथ काम करने में मुझे पहले भी आपत्ति नहीं थी, आज भी नहीं है। और अली अशरफ फातमी के इस्तीफे पर जेडीयू का कहना है कि नैतिक मूल्यों की बात करने वाले परिवारवादी लोग हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज ठीक इलेक्शन का जब नोटिफिकेशन हो गया है, उन्होंने जब ये फैसला किया कि बहुजन समाज पार्टी से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, कई पार्टियों को देख चुके हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब,
तो लगता है कि किसी खास मिशन के लिए वो आए थे यहाँ पे और अब गए भी हैं इस्तीफा दे करके, तो कोई खास मिशन होगा। कहा जाता है कि सौदा करने में बहुत माहिर हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब, तो देखना ये होगा कि अगले 2-4 दिन में किस सीट का सौदा किस पार्टी से वो कर पाते हैं। वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पटना से कोलकाता के लिए रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है। पशुपति पारस के मामले पर कहा कि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। इस मामले पे हमारा इशू नहीं है, उनके अंदर की बात है। मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहना चाहता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ईओयू ने अपनी जांच में पेपर लीक के मास्टरमाइंड का खुलासा कर दिया है। ये मास्टरमाइंड कोई और नहीं विशाल कुमार चौरसिया है, जो पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कर चुका है और दिल्ली उड़ीसा में जेल की हवा भी खा चुका है। 14 मार्च को गिरफ्तार विशाल चौरसिया के पास से शिक्षक भर्ती परीक्षा की 4 सेट प्रश्न पत्र पकड़े गए। हालांकि बीपीएससी ने अब तक पेपर लीक की बात को नहीं माना है और ठोस सबूत के साथ जांच रिपोर्ट की मांग की जा रही है, जिसके आधार पर परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा यानी TRE-3 को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने जो खुलासा किया है, उसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। लेकिन बीपीएससी अब भी आर्थिक अपराध इकाई का जो एविडेंस है उसको नकारने में लगा है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है वो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से विशाल कुमार उर्फ विशाल कुमार चौरसिया, सुमंत कुमार, गौतम कुमार और निकेत कुमार को जब 14 मार्च को पटना के करबिगहिया इलाके से अरेस्ट किया गया था तो इनके पास से तमाम तरह के एविडेंस मिले थे। विशाल कुमार उर्फ विशाल कुमार चौरसिया ही इस पूरे खुलासे जो ये पेपर लीक कांड है उसका मास्टरमाइंड है और ये पहले वैशाली जिला में सिंचाई विभाग में अकाउंटेंट के पद पर एजी ऑफिस से प्रतिनियुक्त था। मौजूदा समय में विभाग द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया है। पहले भी ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ा गया था। इसके बाद बालसोर में जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में यह पकड़ा गया था। तो निश्चित तौर पर कई चौंकाने वाला खुलासा आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से किया गया था। एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस तरीके से है, इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि वाहन संख्या VR01EK5523 ये इसी के मालिक का नाम विशाल चौरसिया है और इसमें कुल 4 सेट प्रश्न पत्रों की छाया प्रति जो थी वो मिली है। ये प्रश्न पत्र हिंदी, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान संकाय के थे जो अध्यापक अभ्यर्थियों से पूछे जाने वाले थे। इन प्रश्न पत्रों को क्रमशः सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी मार्क भी किया गया था। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो न्यूज़ 18 के पास एविडेंस के तौर पे मजबूत है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो विशाल कुमार और विशाल चौरसिया है वो जिन गाड़ी को यूज़ करता था उन गाड़ियों में भारत सरकार का स्टिकर जो है वो लगा होता था। तो निश्चित तौर पर ये लगातार जालसाजी कर रहा था और इस जालसाजी का खुलासा आर्थिक अपराध इकाई ने किया है और ये सारा FIR है जो आर्थिक अपराध इकाई ने दर्ज किया है सिपाही जो शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा है और इसमें तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो खुलासा है इसमें देखिए पता करबिगहिया पार्क क्षेत्र, थाना जक्कनपुर, जिला पटना एवं अन्य स्थान, इसकी चर्चा की गई है। और अब इस तरह के खुलासे के बाद निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बिहार लोक सेवा आयोग कब इस परीक्षा को रद्द करेगा, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई आने वाले दिनों में इस मामले में जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसके भी कुछ संदिग्ध कर्मियों को रडार पर लेकर उनसे पूछताछ कर सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और लीक हुआ क्वेश्चन, कब होगा एक्शन? 13 मार्च को ईओयू को खबर मिली कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। 14 मार्च को पेपर लीक किया गया और 14 मार्च को ही करबिगहिया में छापेमारी की गई। 14 मार्च को पेपर लीक के सबूत भी मिले। प्रश्न पत्र और वायरल पेपर एक जैसे नजर आए।
परीक्षा से पहले गिरोह के पास वही प्रश्न पत्र थे जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। 15 मार्च को शिक्षक बहाली परीक्षा ली गई और 15 मार्च को ही हजारीबाग में छापेमारी हुई। 15 मार्च को हिरासत में 313 अभ्यर्थी मिले। संगठित गिरोह के लोग भी उसमें पकड़े गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कैसे कैसे पूरा एक्शन आगे बढ़ता चला गया और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। वही बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 का पेपर लीक हो गया। 15 मार्च को शिक्षक बहाली परीक्षा हुई और पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था। प्रश्न पत्र का मिलान भी किया गया और प्रश्न पत्र हूबहू पाया गया है। 13 मार्च को ही ईओयू को गड़बड़ी की सूचना मिली थी। प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिया गया था। संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए उसे पहले ही उपलब्ध करा दिया था। प्रति अभ्यर्थी 1-2 नहीं बल्कि 10-10 लाख रुपए में डील तय कर ली गई थी और इसके लिखित साक्ष्य भी ईओयू के पास सबूत के तौर पर उपलब्ध हैं। जानकारी के बाद बिहार ईओयू हजारीबाग पुलिस ने दबिश दी और हजारीबाग से 5 मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग के होटल में ये सभी मास्टरमाइंड ठहरे हुए थे। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र देकर हल करवा रहे थे। गैंग से और झारखंड से गिरफ्तार 313 अभ्यर्थियों को पटना लाया गया। बसों में भर भर कर उन्हें पटना लाया गया और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी की गई। सिविल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। विशेष अदालत में सभी की पेशी की गई है और पेशी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब बीपीएससी बिना सबूत पेपर लीक की बात को नहीं मान रहा है। बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक के ठोस सबूत मांगे और बिना साक्ष्य के बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं करेगा, इसकी चर्चा बीपीएससी की तरफ से पहले भी की गई। अब ईओयू ने 48 पेज की एफआईआर दर्ज करा दी है। मास्टरमाइंड का खुलासा कर दिया है। विशाल कुमार चौरसिया है जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। विशाल के साथ अन्य 276 लोगों पर नामजद एफआईआर है। पहले भी कई परीक्षाओं का पेपर इनकी ही तरफ से, इनके गैंग की तरफ से लीक कराई जा चुकी है। उड़ीसा और दिल्ली की जेल की हवा भी ये खा चुके हैं। बावजूद ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर से इन्हीं के गैंग की तरफ से इतनी बड़ी वारदात को बिहार में भी अंजाम दिया गया। बढ़ते आगे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने दवा आपूर्ति और ओपीडी सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। मंगल पांडे से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। से बिहार की जनता को यह बताना चाहूंगा कि 2025 तक पीएमसीएच के 2 फेज का काम हम पूरा करवा लेंगे और वो जब 2 फेज का काम पूरा होगा तो उसकी सेवा बिहार की जनता को हम समर्पित कर देंगे। स्वास्थ्य विभाग में कई बहाली हुई भी है, लेकिन मंगल पांडे कितनी बहाली कर पाएंगे? आज भी मैंने रिव्यू किया है और मेरे रिव्यू का आज पहला एजेंडा यही था कि आगे आने वाले समय में हम कैसे डॉक्टरों की बहाली करें, कैसे हम नर्सेस की बहाली करें, कैसे हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की बहाली करें और ये सब चीजें बहुत जल्द धरातल पर दिखाई पड़ेंगे। के बाद शुरू करेंगे लगता है। ये सब चीजें बहुत जल्द धरातल पर दिखाई पड़ेंगे, उसके परिणाम दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर से मंगल पांडे ने कहा है कि जिस सोच के साथ योजनाओं की शुरुआत हुई थी, धरातल पर उतारने का काम जल्द करूंगा। जाहिर है बहाली का भी पिटारा खुलेगा। उम्मीद यही है कि जून के बाद मंगल पांडे एक्शन में नजर आएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं मुजफ्फरपुर की सरकारी कार्यालय के 2 कर्मचारी का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ। डीएम ने सुशील कुमार और अनीता देवी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल जमीन का नकल देने के बदले में घूस मांगने का दोनों कर्मचारियों का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद डीएम ने कड़ी कार्रवाई की है। हमसे मुझे भी जानकारी मिली थी। उसके बाद जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं उन्होंने उसको जांच किया और उसमें पाया कि सत्यता है प्रथम दृष्टया। उसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई उन दोनों कर्मियों के विरुद्ध और प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद स्थापना शाखा को रिपोर्ट सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने उपलब्ध कराया है और उसके आलोक में दोनों कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। अभी हम लोग आरोप पत्र गठित करके विभागीय कार्रवाई शुरू करेंगे और हम लोग अगले कुछ दिनों में विभागीय कार्रवाई को समाप्त करके जो भी उनके ऊपर दंड होगा वो दंड अधिरोपित किया जाएगा।
कैंसर से बचाव एचपीवी वैक्सीनेशन किया जा रहा है और 9 से लेकर 14 साल की बच्चियों को कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी का टीका दिया जा रहा है। गुलमोहर मैत्री की तरफ से पटना में विशेष ड्राइव चलाई जा रही है जिसमें बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने नव्या परियोजना की मदद से 1,11,111 बच्चियों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। गुलमोहर मैत्री 14 साल बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें मंजू सिन्हा जी बहुत ही बढ़ चढ़कर एनजीओ चला रही हैं। अभी टीका बच्चों का मतलब मीडिया के लिए बच्चों का टीकाकरण हो रहा, इससे उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। ये बहुत ही समाज में अच्छी पहल है, इसके लिए उनको बहुत ही मेहनत करना पड़ा। मंजू जी को मैं उनको बहुत ढेरों बधाई देती हूँ। वैयारा सदर अस्पताल में मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज पड़ा है लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। न्यूज 18 की टीम ने जब पहल की तब जाकर मरीज का इलाज शुरू हुआ। इस मरीज के परिवार वाले भी भगवान भरोसे छोड़कर चले गए। सदर अस्पताल की ऐसी व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इलाज तो शुरू कर दिया गया है लेकिन देखना है कि मरीज कितने दिनों में स्वस्थ होकर अपने घर चला जाता है। जो असहाय रूप से लाचार रूप से किसी भी प्रकार में अस्पताल आ जाते हैं तो अस्पताल के कर्मी, अस्पताल के डॉक्टर लोग का पहला कर्तव्य है उनको जान बचाना है, क्योंकि इसीलिए जब वो नौकरी ज्वाइन करते हैं शपथ लिए हुए रहते हैं लोगों को जान बचाना। आज ये भोजपुर जिला में मॉडल आपातकालीन अस्पताल बन गया है जो करोड़ों रुपए से बना, बाकी इसका लाभ कुछ भी नहीं मिल रहा है। इलाज नहीं, जैसे इलाज हो रहा था उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था, खाना खिलाने पे खाना अपने लोग भी छोड़ के चले जाते हैं। अब हाँ, अपना लोग तो कोई नहीं था, उनका डेट कर चली गई। यहाँ भी 3 लोग हैं। हाँ, ये लोग को माने इलाज होता है, डॉक्टर साहब लोग आते हैं। हैं। डॉक्टर साहब सुबह में 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, खाना खिलाना सब होता है, लेकिन पर्सनल कोई आदमी देखने वाला रखना चाहिए ना, अपना कोई देखने वाला नहीं। उनका इलाज हो रहा है। कुछ ऐसे मरीज हैं कि जिनका पेशेंट के साथ अटेंडेंट थे लेकिन अटेंडेंट छोड़ के भाग गए, और वैसे मरीज का जो नित्य क्रिया जो भी है वो जो हमारा शौचालय की जो साफ़ सफाई की एजेंसी है, सुलभ शौचालय वगैरह, उनका साफ़ सफाई वगैरह किया जा रहा है। लेकिन चूंकि परिजन के रहने के बाद और भी बेटर एक होता है, लेकिन उसमें भी जैसे ही संज्ञान में हमारा आया कि इसमें अभी भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने स्वयंसेवी संस्था से भी सहयोग लिया है, जो मेरे स्टाफ है उनसे भी सहयोग लिया है, और उनका सहयोग लेके हम उनको बेहतर कर लिए। अभी आप जाके देखेंगे तो उनका इलाज से लेके सारा प्रॉपर इलाज तो पहले से भी चला था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।